नमस्कार। ट्रांजिशन एलिमेंट के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पार्ट 2 में हमने बात की थी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। पार्ट 3 में हम चर्चा करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बारे में। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन तीन बातों पर मुख्यतः निर्भर करता है: स्मॉल साइज, वैकेंट डी ऑर्बिटल और परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए ये तीन महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। एग्जाम्पल, जैसे निकेल 4 साइनाइड के साथ मिलकर के NiCN4 2- बनाता है, टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकेंड। कॉपर 4 अमोनिया के साथ मिलकर के CuNH3 2+ बनाता है, टेट्रामीन कॉपर सेकेंड। अब यहाँ पर जैसे मैंने पहले नाम बोला टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकेंड और दूसरा नाम बोला टेट्रामीन कॉपर सेकेंड। टेट्रामीन कॉपर सेकेंड क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है इसलिए बोला जा रहा है, और जब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन बनता है तो उसके आगे ATE लगता है, इसलिए वहां पर हम बोलते हैं टेट्रासाइनोनिक्लेट। ये सारी डिटेल्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर जब हम चर्चा करेंगे तो इसके कुछ रूल्स हैं, उसके आधार पर इनका नोमेनक्लेचर होता है। ऐसे निकेल 4 क्लोराइड के साथ मिलकर के NiCl4 2- बना रहा है, टेट्राक्लोरोनिक्लेट सेकेंड। आयरन 6 पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ में मिलकर के ये बना रहा है FeH2O6 3+, और 6 साइनाइड के साथ मिलकर के भी बना रहा है FeCN6 3-। लेकिन जब हम देखेंगे इनका संकरण, इनका हाइब्रिडाइजेशन जब देखते हैं तो आयरन जब पानी के साथ में संकरण करता है तो उसका संकरण होता है sp3d2, स्ट्रक्चर होता है इसका ऑक्टाहेड्रल। और इसी प्रकार से FeCN6 जब बनता है तो उसका भी स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। लेकिन यानी समानता तो इन दोनों में क्या है? समानता तो ये है कि इनका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होता है, लेकिन असमानता क्या है कि पानी के साथ में जब आयरन कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उसका संकरण होता है sp3d2, यानी d ऑर्बिटल्स जो हैं वो बाहर के d ऑर्बिटल्स यूज होता है, जबकि साइनाइड के साथ में अंदर के d ऑर्बिटल्स यूज होता है। ये खाली लिखने का फर्क नहीं है, इनमें बहुत मूलभूत अंतर है। तो ये चर्चा हम इसके अंदर करने वाले हैं। इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि डी ऑर्बिटल्स के शेप्स क्या हैं, किस प्रकार के डी ऑर्बिटल्स हैं। हम लोअर क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। 5 तरह के हमारे पास में डी ऑर्बिटल्स हैं: dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz²। इनको हम फिर दो भागों में बांटते हैं, T2g और EG ऑर्बिटल। EG ऑर्बिटल कौन से कहलाएंगे? dxy, dyz और dzx। इनको तीनों को संयुक्त रूप से इनको तो बोलते हैं T2g ऑर्बिटल, और dx² - y² और dz² को इनको बोलते हैं हम EG ऑर्बिटल। इनको हम दो समूहों के अंदर बांटते हैं। ये दो समूहों में बांटा, इनमें अंतर क्या है? यदि हम T2g की बात करें तो T2g इसका जो नाम रखा गया है ये फिर अगली कक्षाओं में इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। T4 ट्रिपली डीजेनरेट। 2 अंक जो हम काम में लेते हैं वो है कि इसको यदि किसी भी कार्टेशियन एक्सिस से हम काटें, हालांकि इसमें रिकॉर्डिंग के अंदर पॉइंटर आता नहीं है, कार्टेशियन एक्सिस से यदि हम काटें यानी इसको ऊर्ध्वाधर या यानी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल काटे तो ये दो बराबर भागों में बंट जाए। G4 है जीरेड, जीरेड यानी समान, यानी 3 ऐसे ऑर्बिटल जो समान तरह के हों और जिनको कार्टेशियन एक्सिस से काट करके बराबर दो भागों में बांटा जा सके। इस आधार पर इनको हमने नाम दिया T2g। ये 3 ऑर्बिटल्स हैं dxy, dyz और dzx। खास बात क्या है, ये तीनों ऑर्बिटल्स के जो लोब्स हैं इसके पास में 2 डंबल या हम कहें 4 लोब्स होते हैं, और ये कहाँ सिचुएटेड होते हैं? ये सिचुएटेड होते हैं एक्सिस के बीच में। जबकि EG ऑर्बिटल जिसमें आता है dx² - y² और dz², ये दोनों ऑर्बिटल्स के जो लोब्स हैं वो सिचुएटेड होते हैं इसके ऊपर, एक्सिस के ऊपर। तो इसका नाम हमने EG दिया, E4 एंटीजन, G4 जीरेड, यानी दो समान ऊर्जा के या समान तरह के ऑर्बिटल्स, इनको हम EG नाम देते रहे, EG ऑर्बिटल। इसमें हम देखें dx² - y², यदि इसको भी हम कार्टेशियन एक्सिस से काटें तो इसको बराबर दो भागों में बांटा जा सकता है। लेकिन dz² को यदि देखें तो बोर्ड के ऊपर तो यदि हम इसको काटेंगे तो ऊर्ध्वाधर जब कट लगाते हैं तो ये दो बराबर भागों में कट जाता है,
यानी इसके बीच में जो स्पाइरल जो चक्र हमें दिखाई देता है वो आधा आधा दोनों तरफ चला जाता है। लेकिन यदि इसको आधा काटें हम, तो ऐसी स्थिति में जो चक्र है, तो हम थ्योरेटिकली तो हम ये कह सकते हैं कि आधा चक्र ऊपर चला जाएगा, आधा चक्र नीचे आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली ये जो चक्र बीच में बन रहा है, ये एक चक्र है क्या? ये इलेक्ट्रॉन के घूमने का पथ है, और किसी भी इलेक्ट्रॉन के घूमने के पथ को आधा नहीं काटा जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता है कि आधा इलेक्ट्रॉन ऊपर घूमेगा और आधा इलेक्ट्रॉन नीचे घूमेगा, इसलिए इनकी कैटेगरी अलग है। ये ईजी कैटेगरी के अंदर आते हैं, और ये पांच चीजें होता है, ये होता है एक्सिस के ऊपर। ये महत्वपूर्ण चीज है, वो एक यानी ईजी एक्सिस के ऊपर और T2G एक्सिस के बीच में। ठीक है, अब स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स का विपाटन, डी ऑर्बिटल्स किस प्रकार से स्प्लिट होंगे, ये पहले एग्जांपल इसमें दे रखा है। जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, आप इस डायग्राम में देखने का प्रयास करेंगे, जो हाथ से बनाया हुआ डायग्राम है उसमें बीच में एक गोला सा बना रखा है, और उसके चारों तरफ तीनों एक्सिस के ऊपर एक्स वाई और जेड एक्सिस के ऊपर दो दो बिंदियां, यानी एक एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड से घुसती हुई पॉजिटिव साइड में। तो यानी यदि इसके सरफेसेस को देखें, एक बॉक्स की हम कल्पना करें, तो बाएं एक बॉक्स में, एक क्यूब में बाएं तरफ से एक हम रोड अंदर डाल रहे हैं, तो बाएं तरफ से जो रोड जाकर के दाएं तरफ निकल रही, तो दाएं तरफ वाला भाग जो है वो क्या है, इसका एक्स एक्सिस का पॉजिटिव भाग है, बाएं तरफ वाला नेगेटिव भाग। तो नेगेटिव भाग के ऊपर यानी उसके फलक के ऊपर, उसके फेस के ऊपर एक एटम, और दाएं वाले फलक के ऊपर सेंटर में एक एटम। इसी प्रकार से वाई में छत की बात करें तो छत पे, छत के बीचों बीच एक एटम, और पेंदे के बीचों बीच एक एटम। इसी प्रकार से जेड को हम कल्पना करें कि वो सामने से लेकर के, पीछे से लेकर के सामने की तरफ जा रही है, या हम कहें कि सामने से हमारी तरफ एक एक्सिस आ रही है। तो ऐसी स्थिति में जो पीछे वाला हिस्सा है वो नेगेटिव, और सामने वाला हिस्सा जो है वो होगा इसका पॉजिटिव। तो इस क्यूब के प्रत्येक फलक के सेंटर में एक एटम हो, और क्यूब के सेंटर के अंदर एक एटम हो, यानी ये कैसा हो गया, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस इनके सारे जो फेस के सेंटर में जितने भी एटम्स हैं, उनको अगर हम मिलाएं तो हमारे को एक स्ट्रक्चर मिलता है। कैसा स्ट्रक्चर मिलता है? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, जो इसके अंदर दिया हुआ है। इसकी स्प्लिटिंग दे रखी है यहाँ पर, ये डी ऑर्बिटल, पांचों डी ऑर्बिटल समान ऊर्जा के डी ऑर्बिटल्स हैं। तीर का निशान हमें बता रहा है कि नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो एनर्जी का मान बढ़ता है। ये पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स अभी डीजेनरेटेड अपभ्रंश, यानी समान ऊर्जा के हैं और लोअर एनर्जी के हैं। जब इनके ऊपर, यानी ये ऑर्बिटल्स किसके हैं? मेटल के एटम्स, आयरन के मान लीजिए, तो मेटल के एटम्स है, मेटल एटम के ऑर्बिटल्स हैं। तो मेटल एटम के ऑर्बिटल्स के ऊपर जब लिगेंड अप्रोच करता है, तो लिगेंड अप्रोच करता है तो इनकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ती है। लेकिन जब एनर्जी बढ़ती है तब भी ये कुछ समय तक एक साथ रहते हैं, कुछ समय तक एक साथ रहते हैं, एक ही ग्रुप में रहते हैं। लेकिन फिर जब लिगेंड और ज्यादा नजदीक इनके पास में आता है, तो मेटल के ऑर्बिटल्स में और लिगेंड के ऑर्बिटल्स में, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है, और ये जो डी ऑर्बिटल्स है ये दो भागों में स्प्लिट हो जाते हैं, दो भागों में विपाटित हो जाता है। ये विपाटन ऑक्टाहेड्रल के लिए अलग तरह का होगा और टेट्राहेड्रल के लिए अलग तरह का होगा। क्यों होगा उसका भी एक कारण है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें स्प्लिटिंग, पहला जो है हम ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि दो ऑर्बिटल ऊपर चले गए और तीन ऑर्बिटल्स नीचे आ गए। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है क्या बात, जो हमने पहले चर्चा की है, डी ऑर्बिटल्स के शेप। जब हम देख रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कब बनता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब बीच में ये जो लाल रंग की जो बिंदी आपको दिखाई दे रही है, ये एक एटम है, और इसके ये एक मेटल एटम है, और इसके चारों ओर ये जो काले रंग की बिंदियां जिसे ऑक्टाहेड्रल बना हुआ है, ये लिगेंड्स हैं। मान लीजिए लाल रंग वाला है Fe3+, और ये जो काले रंग के जो हैं बॉल्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, 6H2 हैं या 6Cn- है। ठीक है, ये लिगेंड्स हैं। इसके ऊपर जब अप्रोच करते हैं तो ये अप्रोच कहाँ कर रहे हैं, हमने जैसा डायग्राम इससे पहले जो हाथ से जो बनाया हुआ डायग्राम, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये जो काले रंग के जो बॉल्स हैं या लिगेंड्स हैं, ये कहाँ अप्रोच कर रहे हैं, एक्सिस के ऊपर अप्रोच कर रहे हैं। तो एक्सिस के ऊपर अप्रोच कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, मेटल के वो ऑर्बिटल्स जो एक्सिस के ऊपर पाए जाएंगे,
वो इनसे डायरेक्टली अफेक्टेड होंगे। डायरेक्टली अफेक्टेड होंगे यानी उनके बीच में प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, उनमें कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होगा, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उनकी एनर्जी का मान बढ़ेगा। ठीक है। जबकि दूसरे ऑर्बिटल जो कि एक्सिस के बीच में पाए जा रहे हैं, उन पे लिगेंड्स का डायरेक्ट अटैक नहीं होगा, डायरेक्ट उनका कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, इसलिए उनकी एनर्जी का मान उतना नहीं बढ़ेगा। और यही हमने स्प्लिटिंग के अंदर दिखाया हुआ है कि एक्सिस के ऊपर पाए जाने वाले ऑर्बिटल्स कौन से थे, ईडी ऑर्बिटल यानी dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ऑर्बिटल, इसलिए उनकी एनर्जी का मान ज्यादा हो जाता है। जबकि जो T2g ऑर्बिटल्स हैं dxy, dyz और dzx, इनकी एनर्जी का मान Tg की तुलना में कम हो जाता है और ये दो भागों में बढ़ जाता है। इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग विपाटन। इनके ऑक्टाहेड्रल के केस में इन दोनों ऑर्बिटल्स यानी Eg और T2g के बीच का जो अंतर होता है, एनर्जी डिफरेंस, वो डायग्राम के अंदर शो किया हुआ है। इसको हम शो करता है tan dq से या फिर डेल्टा O से डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से। इसी प्रकार से हम टेट्राहेड्रल के लिए लें। टेट्राहेड्रल के अंदर एक तो नेट से डाउनलोड किया हुआ डायग्राम, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि ब्लू कलर का बॉल है। ये ब्लू कलर का बॉल क्या है, ये एक मेटल एटम है। सपोज जो एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे निकेल, वो एक निकेल है और इसके चारों तरफ जो ये रेड कलर के बॉल हैं, ये क्या है, ये साइनाइड आयंस है जो कि लिगैंड है। ये लिगैंड अप्रोच करते हैं किसको, निकेल 2+ को। अब ये जब आप देख रहे हैं इसके अंदर ये चारों के चारों रेड बॉल्स कहाँ उपस्थित हैं, आप हाथ से बनाए हुए डायग्राम के अंदर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक्स वाई और जेड एक्सिस के ऊपर कोई भी लिगैंड अप्रोच नहीं कर रहा है। लिगैंड अप्रोच कहाँ कर रहा है, एक्स वाई और जेड ऑर्बिटल के बीच में अप्रोच कर रहे हैं। और कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ स्थित है, ये क्यूब के अल्टरनेट कॉर्नर्स के ऊपर सिचुएटेड है। एक कॉर्नर के ऊपर एक एटम है, फिर एक कॉर्नर छोड़ दीजिए, फिर दूसरे कॉर्नर के ऊपर एक एटम, एक लिगेंड है, साइनाइड आयन है। ठीक है, तो इसका मतलब साइनाइड आयन कहाँ अप्रोच कर रहा है, साइनाइड आयन अप्रोच कर रहा है एक्सिस के बीच में। और एक्सिस के बीच में कौन से ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, एक्सिस के बीच में ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं T2g ऑर्बिटल्स यानी dxy, dyz और dzx। तो इसका मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो कहाँ किस किस के बीच में होगा, साइनाइड आयन या जो भी लिगैंड अप्रोच कर रहा है टेट्राहेड्रली उसके और एक्सिस के बीच में पाए जाने वाले d ऑर्बिटल्स के। तो ऐसी स्थिति में जो ऑर्बिटल्स एक्सिस के बीच में पाए जाते हैं उनकी एनर्जी का मान बढ़ जाता है, और जो एक्सिस के ऊपर हैं यानी ईजी ऑर्बिटल dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, उनकी एनर्जी का मान वनिस्पत T2g ऑर्बिटल्स के कम हो जाता है। ये स्प्लिटिंग में यहाँ पर दिखाया हुआ है। और इनके बीच का जो अंतर है एनर्जी डिफरेंस, इसको हम tan dq से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। यदि tan dq से रिप्रेजेंट करें तो ये लगभग जो डेल्टा ओ से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो डेल्टा ओ का लगभग आधा होता है, लगभग आधा, आधे से थोड़ा सा ज्यादा आप कह सकते हैं। और इसके रीजन है, क्यों ऐसा होता है उसके लिए एक मोटी सी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। पहले दो इसके रीजन आप मान सकते हैं। एक रीजन तो ये कि हमने ऑक्टाहेड्रल वर्सेस टेट्राहेड्रल का डायग्राम बनाया है और इसके अंदर चूंकि हमने पहले वाले डायग्राम्स में तो हमें ये दोनों सेम से ही लग रहे हैं कि इन दोनों के बीच में भी अंतर है, इन दोनों के बीच में भी अंतर है, वहां से हमें स्पष्ट पता नहीं पड़ रहा है। तो कंपेरेटिव डायग्राम जब आप देखें तो यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड वाला जो डायग्राम है वो है ऑक्टाहेड्रल के लिए और लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो है टेट्राहेड्रल के लिए। बीच में दिए हुए हैं हमने डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स यानी पांचों ऑर्बिटल जो कि हायर एनर्जी के पांचों ऑर्बिटल्स हैं। यदि ऑक्टाहेड्रल होगा तो ऑक्टाहेड्रल के केस में ये स्प्लिटिंग इस प्रकार से होगी जिसमें दो ऑर्बिटल यानी ईजी ऑर्बिटल ऊपर होंगे और T2g ऑर्बिटल नीचे होंगे। जबकि टेट्राहेड्रल के केस में दो ऑर्बिटल नीचे होंगे यानी ईजी ऑर्बिटल नीचे होंगे जिनकी एनर्जी कम होगी और T2g ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में यानी टेट्राहेड्रल के केस में जो स्प्लिटिंग है वो स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल की तुलना में लगभग आधी है। और इसके मुख्यतः आप दो कारण हैं। एक कारण तो ये कि जाहिर सी बात है ऑक्टाहेड्रल के अंदर अप्रोच करने वाली लिगैंड 6 हैं, जबकि टेट्राहेड्रल के केस में अप्रोच करने वाली लिगैंड कितने हैं, 4 हैं, जो 6 से आधे से थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, तो एक कारण तो ये कि जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो वहां पर अटैक करने वाले 6 हैं और इधर अटैक करने वाले 4 हैं। तो 4 अटैक करने वाले हैं तो ऐसी स्थिति में वो उनको ज्यादा नहीं बिखेर पाएंगे। मान लो कोई झगड़ा हो गया दोस्तों में, ये कहीं पे झगड़ा हो गया, एक आदमी पे 6 आदमी अटैक करते हैं तो जाहिर सी बात है उसको तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, 4 आदमियों का इम्पैक्ट कम होगा। एक कारण तो ये। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण हम देखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल के केस में जो लिगैंड मेटल के
एटम पे, मेटल के ऑर्बिटल्स पे अप्रोच करता है वो उसके ऊपर एक्सिस के ऊपर डायरेक्ट अप्रोच करता है। यानी लिगेंड कहाँ पाया जाता है? फेस के बिल्कुल सेंटर में। और एक्सिस कहाँ पाई जाती है? वो भी फेस के बिल्कुल सेंटर में। और मेटल का जो ऑर्बिटल है वो भी कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है बिल्कुल एक्सिस के ऊपर। यानी जो लिगेंड है वो आकर के डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है किसके ऊपर? एक्सिस पे पाए जाने वाले ऑर्बिटल्स पे, यानी इजी ऑर्बिटल्स पे। ठीक है, यानी आमने सामने की टक्कर, हेड टू हेड कोलिजन। जबकि टेट्राहेड्रल के केस में आप देखेंगे, टेट्राहेड्रल के केस में जो डी ऑर्बिटल्स हम काम में ले रहे हैं, जो काम में आते हैं, जिनके ऊपर आक्रमण होता है, वो कौन से हैं? T2G ऑर्बिटल्स, यानी DXY, DYZ और DZX। ये ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स में दे रखे हैं। आप इसके अंदर देख पा रहे हैं कि ये ऑर्बिटल्स, इनके जो लोब्स हैं वो कहाँ उपस्थित हैं? एक्स और वाई एक्सिस के बीच में उपस्थित है। अब बीच से हमारा क्या तात्पर्य है? बीच से हमारा तात्पर्य है, टेट्राहेड्रल के केस में आप देखें तो बीच, ये जो हाथ से बनाया हुआ डायग्राम है उसके अंदर आपको चार चीजें दिखाई दे रही हैं। देखो, एक तो इसकी आउटलाइन बनी हुई है बॉक्स की। यहाँ पॉइंटर की मेरे पास फैसिलिटी नहीं है इस पे OBS स्टूडियो पे, बाकी बोर्ड पे जो ज्यादा बेटर बता पाता हूँ, लेकिन फिर भी एक तो आउटलाइन है, बॉक्स बना हुआ डार्क लाइन से। उसके बाद में आप देखेंगे एक्स, वाई और जेड तीन एक्सिस बनी हुई है जिसके ऊपर तीर के निशान बने हुए हैं। दो चीज। तीसरी चीज, एक डोटेड लाइन से टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तीन चीज है। अब जो चौथी चीज है वो क्या है? आप अगर देखेंगे तो इसमें एक डार्क लाइन से क्रॉस बना हुआ है जो कि दो कॉर्नर्स को आपस में जोड़ रहा है। डार्क लाइन से ये क्रॉस बना हुआ है। और ये क्रॉस कहाँ बना हुआ है? यदि आप क्यूब में कल्पना करें तो क्यूब के बिल्कुल सेंटर में अगर आप ट्रांसफर सेक्शन लें तो बिल्कुल बिल्कुल क्यूब को बीच में से चीरता हुआ शेप शो करने का प्रयास किया है इस क्रॉस के द्वारा। और हमारे जो ऑर्बिटल्स हैं, यानी मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं, DXY, DYZ और DZX ऑर्बिटल्स, वो कहाँ सिचुएटेड होते हैं? ये जो क्रॉस हमने बनाया है इस क्रॉस के ऊपर सिचुएटेड होते हैं। हमने क्या कहा कि T2G ऑर्बिटल्स के लोब्स कहाँ पाए जाते हैं? एक्सिस के बीच में पाए जाते हैं। अब एक्सिस के बीच में यदि आप एक क्यूब की कल्पना करें और क्यूब का एक कॉर्नर अगर आप पकड़ें तो ऊपर से लेकर के नीचे तक का पूरा कॉर्नर कहलाएगा। यहाँ पर लिगेंड कहाँ आ रहा है? बिल्कुल उस कॉर्नर के बिल्कुल कोने में, ऊपर वाले कोने के अंदर एक एटम रखा हुआ है या एक लिगेंड वहां से अप्रोच कर रहा है। जबकि ऑर्बिटल कहाँ है? ऊपर वाले कोने और नीचे वाले कोने के बीच में, बीचों बीच जाकर के वो ऑर्बिटल सिचुएटेड होता है। यानी जिस प्रकार से ऑक्टाहेड्रल के केस में हेड टू हेड कोलिजन होता है एक्सिस के ऊपर, उस प्रकार से यहां पर अप्रोच जरूर एक्सिस के बीच में होती है, लेकिन हेड टू हेड कोलिजन फिर भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लिगेंड कहां पाया जाता है? कोने में। ठीक है। जबकि पूरा का पूरा जो किनारा है, किसी क्यूब का जो किनारा है, उस किनारे में ऊपर से लेकर के नीचे तक एक कोना ऊपर है, एक कोना नीचे की तरफ है क्यूब वाला। तो ऐसी स्थिति में लिगेंड तो है कोने पे, जबकि ऑर्बिटल कहाँ है? ऊपर और नीचे वाले कोने के बिल्कुल बीचों बीच, यदि हम क्यूब को आधा काटें तो इसका मतलब डायरेक्ट इंपैक्ट उसके ऊपर नहीं होता है। डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होने की वजह से उसमें स्प्लिटिंग कम होती है। तो ये दो कारण है। एक कारण तो लिगेंड की संख्या का कम होना, और दूसरा कारण लिगेंड के द्वारा एक्सिस के बीच में पाए जाने वाले ऑर्बिटल्स के ऊपर हेड टू हेड कोलिजन नहीं होकर के थोड़ा सा साइड में से उनके ऊपर कोलिजन होना। ये दो रीजन है। अब स्प्लिटिंग जो है वो दो प्रकार की होती है। इसके लिए एक एग्जांपल दिया है D5 का। मान लीजिए कॉन्फ़िगरेशन है D5, उसको अगर हम फिल करें तो हमारे पास में दो प्रकार की स्प्लिटिंग है जो होगी। एक होगी वीक फील्ड स्प्लिटिंग और एक होगी स्ट्रॉन्ग फील्ड स्प्लिटिंग। तो वीक फील्ड क्या होती है और स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या होती है, और इसको हम किस प्रकार से निर्धारित करते हैं, इसके लिए हमें एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी पड़ेगी जो कि नीचे दी हुई है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने इसको याद करने के हिसाब से इसमें मैंने 14 आयन या 14 ग्रुप्स लिए। होते उससे 2-3 ज्यादा हैं, 2-3-4, लेकिन हमारे मेनली यही काम में आता है। और इसको याद करने का मैंने जैसे याद किया था, मैं आपको तरीका बताने का प्रयास करता हूँ।
देखिए साइनाइड जितने भी हैं वो सारे के सारे जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं। पोटेशियम साइनाइड दुनिया का सबसे घातक जहर, जिसका आज तक कोई टेस्ट नहीं बता पाया। जहां तक मेरी जानकारी है, कई साइंटिस्टों ने इसके लिए बलिदान किया। एक साइंटिस्ट जीप पे पोटेशियम साइनाइड रखता है, हाथ में कलम रखता है और कलम से लिखता है एस, और तुरंत प्रभाव से उसकी डेथ हो जाती है। अब एस से स्वीट भी बनता है, सोर भी बनता है, यानी एक खतरनाक जहर पोटेशियम साइनाइड। तो साइनाइड सारे के सारे क्या है, जहर है। अब इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आप देखेंगे तो देखिए आप COCN NO2 डाइपिरिडिन DIPY अमोनिया पिरिडिन एक ग्रुप में रखा हो। ग्रुप गिने आप 1 2 3 4 5 6 7 NCS तक आकर के 7 होते हैं। उसके बाद में H2O 8 OH 9 फ्लोराइड क्लोराइड 10 11 SCN 12 Br माइनस ब्रोमाइड 13 और आयोडाइड 14। मैंने इसके अंदर लिए हैं 14 आयन या 14 ग्रुप। अब हम लोग पीएच पढ़ते हैं, पीएच होती है 1 से लेकर के 14 तक। 1 से लेकर के 7 तक हम कहते हैं कि जैसे जैसे पीएच बढ़ती है एसिडिटी कम होती जाती है या बेसिसिटी बढ़ती जाती है, यानी जिसकी पीएच 1 तो वो ज्यादा एसिडिक होगा, फिर एसिडिटी कम होती जाती है। 7 के ऊपर हम कहते हैं कि ये न्यूट्रल हो जाता है एक तरह से, और 7 के बाद में 8 9 10 11 आगे के बाद बात करें तो एसिडिटी बढ़ती जाती है। तो बीच में क्या आ गया, न्यूट्रल, यानी पानी की बात करें तो यहाँ पर आप देखें 7 के बाद में 8वां जो है वो है पानी। इससे पहले वाली बात अपन बाद में करेंगे। पानी के बाद में पानी का आयन। अब पानी के पास में 2 ही आयन है, H आयन और OH आयन। उनमें से H आयन और OH आयन में से लिगेंड कौन सा हो सकता है, OH आयन। क्यों, क्योंकि लिगेंड किसे कहते हैं, लिगेंड वो स्पीसीज जो कि एक इलेक्ट्रॉन के जोड़े का साझा कर सके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, जो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, तो H2O के बाद में H2O का आयन। अब लिगेंड के बारे में चर्चा वही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर सारी की सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। तो पानी का आयन, उसके बाद में चारों हेलोजेंस हैं, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। एक याद करने का तरीका जो मैंने जैसे याद किया था वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। तो फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, दो हेलोजन के बीच में एक HCN। अब हमें एक HCN और इधर लिया है हमने, सातवां है हमारे पास NCA, तो NCS आएगा कि HCN आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि बाएं से दाईं तरफ जा रहे हैं तो बाईं तरफ वाले जो लिगेंड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूसिंग लिगेंड है, और दाईं तरफ वाले जो लिगेंड्स हैं वो क्या है, वो वीक फील्ड प्रोड्यूसिंग लिगेंड है। यानी यहाँ पर अगर तुलना करें तो NCS ये तो है स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूसिंग लिगेंड और HCN क्या है, ये है एक वीक फील्ड प्रोड्यूसिंग लिगेंड। यानी बाएं से दाईं तरफ जा रहे हैं तो फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। यदि हमने HCN को NCS की जगह और NCS को HCN की जगह पे लिख दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ही गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये HCN कैसे याद रहे, तो इसके लिए अपन याद करते हैं इसको। जैसे मैंने कहा जैसे कि साइनाइड सारे के सारे जहरीले होते हैं, इसको यूं याद कर लें अपन COCN को कोबाल्ट साइनाइड याद करने के लिए। कोबाल्ट नहीं है हालांकि ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो COCN कोबाल्ट साइनाइड। NO2, तो इसको एक सेंटेंस बनाए, कोबाल्ट साइनाइड नॉट, फिर आगे डाइप्रीडेन है, डिप डिप डुबोना इन इथाइलिन डाइमीन अमोनिया पिरीडीन, ये एक ग्रुप में रखा हुआ है, नाश कर देगा। साइनाइड वैसे ही जहरीला है तो हम ये कह रहे हैं कि भाई कोबाल्ट साइनाइड को अमोनिया पिरीडीन में डिप मत करो, नहीं तो ये नाश कर देगा। अब इससे अपने को याद हो गया कि नहीं, कोबाल्ट साइनाइड से याद हो गया COCN नॉट NO2, डिप डाइपिरिडीन इन इथाइलिन डाइमीन अमोनिया पिरीडीन, नॉट डिप इन अमोनिया पिरीडीन, नाश कर देगा NCS। अब NCS यहाँ आ गया, तो NCS आ गया तो इसका जो दूसरा है उल्टा HCN वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा हेलोजन के बीच। तो ये एक इसका याद करने का तरीका या पैटर्न बन सकता है जो मैंने कोशिश की थी। आप अपना तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो डाउट। तो ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये जिम्मेदार है वीक फील्ड बनाने के लिए या स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाने के लिए। हम वीक फील्ड प्रोड्यूसिंग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूसिंग लिगेंड, वीक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या होगा, वीक फील्ड में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और स्ट्रॉन्ग फील्ड में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इसकी चर्चा हम करेंगे अगली वीडियो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो होने पर अपलोड करने में दिक्कत आती है, इसलिए पार्ट 4 में हम इसके बारे में चर्चा करें। धन्यवाद।